नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे 10 बजे की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस को बताया देश की आंतरिक रक्षा का मजबूत पिलर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की होगी जांच। 6 और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। एनएसई और बीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार। दोपहर 2:45 बजे से 3:45 बजे तक कर सकेंगे निवेश। दिल्ली और एनसीआर की हवा हुई जहरीली। हवा का स्तर बहुत खराब से पहुंचा गंभीर श्रेणी में। कई इलाकों में गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमास को कड़ी चेतावनी। कहा अगर इजराइल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन किया तो उसे कर दिया जाएगा खत्म। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां आपको बता दें कि आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिसकर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लाख की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। और वहीं पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों का भी उन्होंने जिक्र किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान बताया कि पुलिस बल के साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे,
वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर साहसी पुलिसकर्मियों की वीरता और निष्ठा की सराहना की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर सभी पुलिसकर्मियों को हार्दिक बधाई। प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में हमारे बलों ने अपराधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को विफल करके तथा अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके गौरव की बात लिखी है। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। और वहीं मुंबई के दादर पुलिस ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस मनाने के लिए अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और नागरिक इकट्ठा हुए। सभी ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में डीजीपी रश्मि शुक्ला, मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती और विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी, शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्य और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री फडणवीस ने पिछले साल देश भर में अपनी जान गंवाने वाले 191 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 24 अक्टूबर तक केरल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी और 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। तो वहीं 23 अक्टूबर को वो तिरुवनंतपुरम राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद वो बरखला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी और सेंट थॉमस कॉलेज पलई की प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगी। अपने दौरे के अंतिम दिन यानी 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई थी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 147 महिला और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त पटना का, जहां पर हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण इस वक्त मौजूद हैं और लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव को वो कवर कर रहे हैं और बेहद नजदीकी से उनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। आप मधुरेश, सीधे तौर पर आप जमीनी स्तर पर रहते हैं, तमाम लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो महागठबंधन पे हर किसी की नजर है, क्योंकि महागठबंधन अभी वोटिंग भी नहीं हुई और उस वोटिंग से पहले ही कहीं ना कहीं एकता महागठबंधन की बिखरती हुई नजर आ रही है। हालांकि बयान लगातार दिए जाते हैं कि ऑल इज वेल है। अब देखिए, जिस तरीके से एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट दिख रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से ही चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जमीन पे पसीना बहा रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी जो फ्रेंडली फाइट की का जो दौर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। नंबर ऑफ सीट्स फ्रेंडली फाइट की बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि महागठबंधन के लिए एक राहत भरी बात यह है कि जेएमएम ने जो कि पहले महागठबंधन का हिस्सा थी, उसने पहले घोषणा की थी कि 6 सीटों पर वो अपना अलग से उम्मीदवार उतारेगी और उसके साथ धोखा हुआ है। उसे इस चुनाव में जगह नहीं मिली है, महागठबंधन में जगह नहीं दी गई, इसलिए 6 सीटों पर वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनको उतारने वाली थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव को जेएमएम ने राहत दी है। जेएमएम ने घोषणा की है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। लेकिन इसके बाद भी लगभग 1 दर्जन के आसपास ऐसे सीट है जिस पर या तो कांग्रेस आरजेडी सामने है, या फिर आरजेडी सीपीआईएमएल सामने है, या फिर आरजेडी सीपीआईएमएल सामने। मतलब कुल मिलाकर के
गठबंधन में जो मैच की स्थिति है वो जी। जनता के बीच देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि जो प्रत्याशी हो या जो नेता हो वो जनता के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये कैसा गठबंधन है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं। तो नेताओं के लिए भी मुश्किल है और जो ग्राउंड लेवल वर्कर है उनके लिए भी लोगों के बीच समझाना बताना मुश्किल हो रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आरजेडी ने अपने 143 कैंडिडेट की लिस्ट दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन जारी की है। इसका वेट तब से हो रहा था जब से पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो खत्म हो गई। दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया कल खत्म हुई, तब आरजेडी जो है वो अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर रही है। जी। तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो महागठबंधन में अपने आप उठ रहे हैं। और एक सवाल और इसी ने जो एनडीए है उसको एक मौका भी दे दिया है, तीखा हमला करने का भी मौका दे दिया है, क्योंकि एनडीए अब कह रही है कि जो महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रही है वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो बिहार में स्टेबल सरकार कैसे बना पाएगी। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मधुरेश, अगर हम देखें तो एक तरफ महागठबंधन जिसमें महारार नजर आ रही है और ये रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जिसने बड़े आसानी के साथ जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसे तय कर दिया और अपने उम्मीदवार भी समय रहते ही चुनावी मैदान में उतार दिए। हाँ बिल्कुल, देखिए कम से कम इस मामले में तो हम ये कह सकते हैं कि एनडीए फिलहाल एक कदम आगे है। और निश्चित रूप से इसका फायदा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कहें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, एक एक करके सारी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के नाम जारी कर दिए। उसके बाद अब देखिए, अब जो उनके बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, वो अमित शाह भी पिछले 2-3 दिनों बिहार में रह करके गए। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, चुनावी सभा को भी संबोधित किया। इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, 24 तारीख को आ रहे हैं, 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है एनडीए को लेकर के वो लगातार मजबूत होती जा रही है। जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है उनके पास भी बताने को करने को पर्याप्त समय मिला, जबकि महागठबंधन के जो वर्कर हैं उनके पास में पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाया कि वो अपने कैंडिडेट के लिए ग्राउंड लेवल पर फील्डिंग करे, ग्राउंड लेवल पर मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बना सके। और बड़ी ओहापोह की स्थिति अभी महागठबंधन के अंदर में चल रही है, जिसमें ऊपर से तो जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें मिल रही हैं वो ये बता रही है कि सब एक दूसरे का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे की को नुकसान ही पहुंचाने वाली हरकतें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ मधुरेश, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तमाम लोगों से भी आपकी बात होती होगी, इस बार चुनाव में किन मुद्दों को ध्यान में ज्यादा रखा जा रहा है आम जनता की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में विकास की बात करते हैं, जॉब क्रिएशंस की बात करते हैं। और पिछले अगर 10-15 साल में अगर हम देखें तो कुछ तो काम हुआ है, लेकिन जनता की जो उम्मीद है अभी और बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा समूह है जिसको आज भी दूसरे राज्यों में अपने काम के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मुद्दे हैं वो प्रमुखता से, इसके अलावा पढ़ाई लिखाई का जो मुद्दा है, बेटर हायर एजुकेशन का जो मुद्दा है वो भी काफी अहम है। इसके अलावा जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसके लिए वो भी इस बार एक अहम मुद्दा है लोगों के लिए। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है स्टेबल सरकार का। बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि कोई भी ऐसी सरकार बने जो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल सरकार बनने से, क्योंकि अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से जब आप बिहार आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ के लोग पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर हैं। उनको ये पता है कि जब गवर्नमेंट अनस्टेबल होगी तो उनके लिए जाने वाले, उनके हक में लिए जाने वाले जो फैसले हैं वो भी मजबूत नहीं होंगे, जिसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो जनता ये चाहती है कि एक स्टेबल सरकार हो जो उनके विकास के लिए काम करे, उनके रोजगार के लिए काम करे, उनके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करे, साथ ही बेटर मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी हर शहर हर गांव में अवेलेबल हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका।
तो सीधे तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से तो चल ही रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसके जो अंदर की कला है वो भी निकलकर धीरे धीरे अब सामने आ रही है। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज 18 में। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं अन्य तमाम खबरों की, जहां देश भर में सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। घर आंगनों की सफाई के साथ साथ घाटों को भी सजाया जा रहा है, तो वहीं लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाय खाई से शुरू होकर खरना और फिर सूर्यास्त व सूर्योदय के अर्घ के साथ संपन्न होता है। व्रती महिलाएं इन दिनों निर्जला उपवास रखती हैं और अपने परिवार की सुख, समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गुड़, नारियल, केला और बांस की डलिया से सजे ठेले त्योहार की खुशबू बिखेरना भी शुरू कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो छठ पर्व की तैयारियां अपने चरम पर हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार तैयारियों का औचक निरीक्षण भी कर रही हैं। और ऐसे में रेल मंत्रालय ने भी लोगों के लिए छठ पर्व पर घर जाना बेहद ही आसान कर दिया है। दरअसल छठ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर की ओर जाते हैं और इस दौरान ट्रेनों में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। अब ऐसे में छठ पर घर जा रहे लोगों की सेवा में भारत सरकार लग चुकी है, जहां भारतीय रेलवे त्योहारों के मौके पर 12,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए 12 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी 2400 घंटे समर्पित रहते हुए काम कर रहे हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और हर स्थिति की समीक्षा की। विशेष ट्रेनों में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। त्योहारों के दौरान रेलवे ने अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए हैं। इसके साथ ही पेयजल के साथ यात्री प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया है। और वहीं रेलवे की पिछली 1.5 महीनों की इन तैयारियों का असर इस समय जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। त्योहारों के सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद संचालन है वहां का वो सुचारू बना हुआ है। अब दीपावली की अगली सुबह यानी कि आज रेलवे की तैयारियों का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जायजा लिया है हमारे संवाददाता निशांत राय ने। उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने इस बार इतिहास रच दिया है। दरअसल 1 तारीख से 19 तारीख तक रेलवे ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और जिस तरीके से रेलवे काम कर रहा है इससे यात्रियों को भी काफी सुविधा नजर आई। अगर बात की जाए इस पूरे त्योहारी सीजन की तो 1 से 19 तक जहां रेलवे ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और 2 नवंबर तक कुछ इसी तरीके से रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रहा है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो यहां से 4700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इस समय मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर आपको होल्डिंग एरिया की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। होल्डिंग एरिया इस समय खाली है क्योंकि तमाम यात्री जो छठ के लिए अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फिलहाल कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है, जिसके बड़ा कारण है कि रेलवे के द्वारा ये प्रैक्टिस पिछले 1.5 महीने से की जा रही थी, जिसका असर ये हो रहा है कि यात्रियों को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच रहे हैं। लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आती थी त्योहारों के सीजन में, अब वो कम आने लगी है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और आज शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और इस विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से मार्केट आज खुलेगा। एनएसई और बीएसई में दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक लोग निवेश कर सकेंगे। इस दौरान निवेशक 1 घंटे तक अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। और वहीं दिवाली के अब अगले दिन दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो चुकी है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुका है। कई सालों बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति भी दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को भी मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया। ताजा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वजीरपुर में 408 AQI, जहांगीरपुरी में AQI 404, आनंद विहार में 352, द्वारका सेक्टर 8 में 333, मुंडका में 357, अशोक विहार में 386, आरकेपुरम में 369 AQI दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने रविवार को ही ग्रैप के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक और जहां लोगों की खुशियों को दोगुना कर दिया, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर इस समय देखने को मिल रहा है। दरअसल मानकों के अनुसार अगर हम देखें तो AQI 0 से लेकर 50 के बीच अगर होता है तो उस हवा को अच्छी में काउंट किया जाता है। 51 से 100 रहे तो संतोषजनक, 101 से 200 के बीच अगर रहता है AQI तो उसे मध्यम माना जाता है, और 201 से लेकर 300 तक खराब श्रेणी में इसे गिना जाता है। 301 से लेकर 400 तक बहुत खराब श्रेणी और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में AQI को माना जाता है, जो कि इस समय अगर हम बात करें दिल्ली NCR की तो इस समय कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर AQI 400 भी पार कर चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शोरूम में सोमवार रात को भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सभी फायर स्टेशनों को स्टैंड बाय पर रखा गया है और अतिरिक्त गाड़ियां भी बुला ली गई हैं। हॉस्पिटल के बाद दुकानों में आ गए, तुरंत हमने तो भीमनगर से 2 गाड़ियां निकाल दी। बाकी जितने भी हमारे स्टैंड बाय फायर स्टेशन है सभी से गाड़ियां रास्ते में चली हुई है। 8-10 स्टेशनों की सभी गाड़ियां बुला। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कसौल में बीती रात एक होटल में भीषण आग लग गई, जिससे होटल का ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचा और दमकल विभाग की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद होटल में लगी आग पर काबू पाया गया। कुल्लू जिले के कसौल में स्थित इस होटल में दिवाली की रात आग लगने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन घटना में किसी की घायल या जान जाने की खबर नहीं है। दिवाली के अवसर पर उदयपुर शहर भी रोशनी में जगमगाया। शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों को रंग बिरंगी लाइट्स से सजाया गया। खास तौर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की थीम पर की गई सजावट श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र बनी। कोलकाता में दिवाली का उत्सव काली पूजा के रूप में मनाया जाता है और कोलकाता के विभिन्न पंडालों में मां काली की भव्य प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा अर्चना की जा रही है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भी पहुंचे। बच्चों में भी खासा उत्साह इस दौरान देखा गया और शहर की सड़कों और पंडालों में रोशनी और भक्ति का माहौल दिखाई नजर आया। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां दिवाली पर बंगाल में काली पूजा की धूम नजर आई। और आज आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा
कि आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और आईएनए के वीर सेनानियों को नमन। आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 1943 में ही अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी की घोषणा करने वाले आईएनए के सेनानी अनंत काल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।